आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ साइंस, टेक्नोलॉजी, शेरो अदब, सोशल साइंस, एजुकेशन और दुनिया भर के हर तरह के नॉलेज पर मबनी खास प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है इल्म की रोशनी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे साउंड एजुकेशन इन इंडिया, स्कोप और चैलेंजेस की। यहाँ साउंड से हमारा मतलब अकूस्टिक साइंस से है, जो सुनने के एहसास से जुड़ी हुई बात की है। अक्सर जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ किताबी इल्म पर होता है, लेकिन आज के दौर में साउंड यानी आवाज़ और तकनीक का तालमेल एक बहुत बड़ा करियर फील्ड बन चुका है। साउंड एजुकेशन का मतलब सिर्फ म्यूज़िक या फिल्म रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी साइंटिफिक और क्रिएटिव फील्ड है जिसमें साउंड इंजीनियरिंग, अकोस्टिक, ऑडियो और गेमिंग और डिजिटल कम्युनिकेशन जैसे कई अहम पहलू शामिल हैं। इसके साथ साथ साउंड हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत पर गहरा असर डालता है। जहां सुकून देने वाली आवाज़ें हमें राहत देती हैं और दीवाना बना देती हैं, ऐसे में साउंड एजुकेशन की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और साउंड एजुकेशन की अहमियत पर और गहराई से बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर अनवर जमाल और लिंग्विस्टिक एंड प्रैक्टिसिंग एडवोकेट खलीलुर रहमान। आप दोनों का हम प्रोग्राम में बहुत बहुत वेलकम करते हैं। साथ ही अपने व्यूअर्स को याद दिला दें कि आपके जहन में भी कोई सवाल साउंड एजुकेशन के हवाले से है तो आप हमें कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से सीधे बात कर सकते हैं। इसके लिए हम लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर ये टोल फ्री नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अनवर जमाल जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड वो ज़रिया है जिससे कि हम अपनी बात रखते हैं, सुनते हैं, अपने एनवायरनमेंट को समझते हैं और अगर आवाज़ ना हो तो बहुत सी चीज़ें मुमकिन नहीं होंगी। अगर हम आवाज़ या साउंड की अहमियत की आपसे समझना चाहेंगे कि आप क्या कहेंगे कि कितनी अहमियत है साउंड की? देखिए, साउंड जो है वो एज सच सिर्फ जिसको हिंदी में ध्वनि या आवाज़ नहीं है। असल में साउंड जो है वो बेसिकली आपने सुना किसी चीज़ को, कोई भी आवाज़, और वो आपकी मेमोरी में परमानेंटली सेट हो गई। इस फिलॉसफी से हम शुरू करते हैं जी। तो उसको हम अंग्रेज़ी में उसके लिए लफ्ज़ है सबकॉन्शियस लेवल पर वो साउंड रहती है। जबकि हम जो रियल टाइम में कोई भी सीन देखते हैं, कोई तस्वीर देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, जंगल देखते हैं, बाज़ार देखते हैं, लोगों के चेहरे देखते हैं, क्लोज़अप में कुछ देखते हैं, या एक पूरे क्राउड में एक बड़ी भीड़ को देखते हैं, तो वो हमारा कॉन्शियस लेवल है। वो एक इमेज आई और चली गई। लेकिन साउंड जो है वो हमारे सब कॉन्शियस लेवल में परमानेंटली अपनी जगह बना लेती है। और उसको इस एग्ज़ाम्पल से हम ऐसे समझ सकते हैं कि बचपन में कोई सुनी हुई आवाज़, मसलन जैसे मुझे एक फ़िल्म का ध्यान आ रहा है, हो सकता है अभी नई जनरेशन के बहुत सारे लोगों ने ना देखी है वो फ़िल्म, लेकिन पाकीज़ा एक फ़िल्म थी। तो पुराने ज़माने में रेल की सीटी की आवाज़ बड़ी एक सुरीली सी हुआ करती थी। वो आजकल के जो लोकोमोटिव जो सारे इंजन होते हैं डीजल के, वैसी आवाज़ नहीं होती है, बहुत, जिसको हम हिंदी में कर्कश कहते हैं। तो वो रेल की सीटी की आवाज़, क्योंकि मेरे साथ तो यही होता है कि बचपन में जहाँ रेल कहीं से गुजरी और उसकी सीटी की आवाज़ आई तो मैं और मेरा छोटा भाई दोनों भाग करके ट्रेन को देखने के लिए आ जाया करते थे। लेकिन वो साउंड कहीं पे भी सुनाई पड़ी बाद के दिनों में भी, 10 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 25 साल, 30 साल की उम्र तक, तो वो लेकर के हमको एक नॉस्टैल्जिया में हम चले जाया करते थे। तो साउंड कभी जाती नहीं है। और ऑडियो विजुअल मीडियम में बेसिकली क्या है कि इसी चीज़ का इस्तेमाल जब आप कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं, जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जब आप कोई कहानी लिखते हैं, तो उस कहानी को सब्सटेंस और ग्रेविटी और मजबूती देने के लिए एक तो ऊपरी चीज़ होती है कि एक कैरेक्टर है कि माँ ने कहा है कि बेटा खाना खाओगे, बेटे ने कहा हाँ मम्मी खाऊंगा, मुझे भूख लगी है, ये है वो है, एक रियल उसमें। लेकिन जब आप उसको सही मायने में एक जामा पहनाते हैं साउंड इमेज के थ्रू, कि ब्रैकेट में लिखते हैं कि इसके पीछे इस तरह की आवाज़ रहेगी, इस तरह इसके पीछे ये हम यूज़ करेंगे, वो उसको हम कहते हैं लेयरिंग। तो मुझे ये लगता है कि जो आपका एक्सपीरियंस छोटे से लेकर के बड़े होने तक होता है, और बाद में आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं,
टीचिंग में जाएं आप, सिनेमा में जाएं आप, इंडिपेंडेंटली कोई काम करें, किसी बैंक में नौकरी करें, कहीं ना कहीं वो जो बचपन में सुनी हुई आवाज़ें हैं जिन्होंने अपना घर आपके जहन में बना लिया, आपके दिमाग में बैठी हुई हैं, और उससे पूरा का पूरा आपका एक कैरेक्टर बनता है और एक पर्सनैलिटी बनती है, तो वो रोल मैं साउंड का समझता हूँ। जी, बहुत बड़ा आपने रोल बताया, इम्पोर्टेंस आपने बताई साउंड की क्या होती है, कैसे आप अपनी पुरानी यादों में जा सकते हैं और कैसे सबकॉन्शियसली ये आपके जहन में रहती हैं, आपने बताया। रहमान जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आप कैसे देखते हैं साउंड की, अगर इम्पोर्टेंस की बात करें, अगर हम रिलीजियस एस्पेक्ट देखें या सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट देखें, क्या इम्पोर्टेंस आपको नज़र आती है? जैसा अनवर जमाल साहब ने फरमाया कि सबकॉन्शियस की आवाज़ें और आवाज़ का फिक्सेशन कैसा होता है, मैं ज़रा सा उससे भी पीछे जाना चाहता हूँ। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये आवाज़ ही है जो पूरे ह्यूमन एवोल्यूशन के साथ साथ रही, इंसानी इर्तिक़ा के साथ रही। हम लोगों ने पहले आवाज़ सुनी थी, हमारे पास कोई लफ्ज़ नहीं थे। मिसाल के तौर पर किसी चट्टान के टूटने की आवाज़, गिरने की आवाज़, धमाका, तो हम मुंह से वो आवाज़ निकालते थे अपने साथियों को बताने के लिए ये चीज़ है। उस वक्त तक अल्फाज का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। और फिर इन्हीं चीज़ों से, इन आवाज़ों से ही, मैं बहुत इख्तिसार से कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी तवील बहस है वो, कि जो हमारे हल्क के मखारिज हैं, जहाँ से जो सोर्सेज हैं साउंड के, उससे हमने अपने अल्फाज को बनाया। इसीलिए हमारे कदीम संस्कृत आचार्यों ने भी, और उसके बाद ईस्टर्न ओरिएंटल जितने भी लोग थे, उन्होंने यही कहा कि लफ्ज़ जो है वो आवाज़ है जी। और इस पर इतनी हैरत अंगेज़ चीज़ें सामने आई, ख़ास तौर से संस्कृत की जो कदीम सिद्धांत नज़र आए, कि मिसाल के तौर पे शब्द विद्या को उन्होंने कहा कि ये नाद ब्रह्मा कहा कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है एक आवाज़ है। और ये इतनी बलीग बात है कि इसको चंद घंटों में भी पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता। और वो जाहिर है कि कई हज़ार साल से आज तक कायम है कि नाद संस्कृत में आवाज़ को कहते हैं। एक और चीज़, जैसे जमाल साहब ने कहा कि हमारे सबकॉन्शियस, आप ज़रा सा एहसास कीजिए आंखें बंद करके, हमारे अंदर एक आवाज़ आती है बचपन से, हम सोचते हैं, दरअसल वो आवाज़ है। आप गौर कीजिए, हमारा जो अल्फाज बन रहे हैं वो आवाज़ की सूरत में बन रहे हैं, और वो कभी बदलती नहीं आवाज़। मैंने बेहद कोशिश की कि उसके लिए उर्दू या फ़ारसी में कोई लफ्ज़ मिले, कुछ नहीं मिल सका, सिर्फ संस्कृत में नाद उसे कहा जाता है। तो ये शब्द विद्या और नाद ब्रह्मा का जो ये पूरा एक सिद्धांत है, वहीं से गोया इन्होंने शुरू किया है। अच्छा, दूसरा पहलू इसका ये कि जो आवाज़ का हमारे ऊपर असर, जैसे आपने लीता साहिबा फरमाया कि हमारे ऊपर क्या उसके असरात पड़ सकते हैं, आप ये देखिए कि दुनिया के हर मुआशरे में, चाहे वो कदीम तरीन प्रिमिटिव मुआशरा रहा हो या आज का, लोरी का एक तसव्वुर है। एक छोटे बच्चे को माँ एक ख़ास आवाज़ों से, नहायत तसलसल व तवातुर से, एक सूदिंग लहजे में कुछ गाती है या बोलती है। ज़ाहिर है वो बच्चा उस आवाज़ को नहीं समझ रहा, उन अल्फाज को नहीं जानता, लेकिन उसके ऊपर असर पूरा हो रहा है, वो सो जाता है बच्चा। और लोरी की जो प्रथा है, ये रस्म है, ये हर जगह है, चाहे मगरिब हो, मशरिक़ हो, हर जगह है, ये आवाज़ ही तो है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह ओरिएंटल, मिसाल के तौर पर मैं बहुत जल्दी में ये बात करूं कि हर आवाज़ के अपने असरात होते हैं जी। संस्कृत वालों ने इसको बहुत पहले महसूस किया और उन्होंने एक न सिर्फ एक क्लासिफिकेशन किया, जमाल साहब बैठे हुए, इंफ्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक या ऑडिबल। हम जो आवाज़ जो बोल रहे हैं ये ऑडिबल है, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक अलग है। उसके बाद नई नई चीज़ें और दरियाफ्त हुई कि हर ध्वनि जो है वो शुभ नहीं होती। ये उन संस्कृत शायरों ने किया जिनकी तारीख़ तकरीबन 2000 साल तक पहुंचती है, आचार्य भरत से के आसपास, और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि कुछ ध्वनियाँ शुभ होती हैं, कुछ अशुभ होती हैं। यानी कुछ होली साउंड्स हैं, कुछ अनहोली साउंड्स हैं। लिहाजा आप जब काव्य रचना करें, किसी को शेर कहें या उसका मिसरा कहें, तो वो अशुभ ध्वनि से शुरू ना हो, अड़ा डां इस किस्म के सख्त अल्फाज। और इसका और जो दीगर मशरिकी शायरी है, फ़ारसी या अरबी वगैरह, वहाँ भी इसकी मिसालें मिलती हैं, आज भी मिसालें मौजूद हैं। लिहाजा आवाज़ तो इतनी बड़ी एक चीज़ है कि अब जैसे जो हमारे आचार्यों ने कहा हज़ारों साल पहले कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये आवाज़ है, नाद, और इसीलिए उन्होंने उसके छोटे छोटी मिसालें दी जो आगे गुफ्तगू में जिक्र होगा, जिसका जैसे शंख नाद है या और चीज़ें हैं कि वो मुख्तलिफ नादों को उन्होंने क्लासीफाई भी किया संस्कृत वालों ने। और ये बहुत हैरत अंगेज़
चीज़ है, इस पर यकीनन रिसर्च होनी चाहिए। मैं तो एक मामूली तालिब इल्म हूँ, क्या उस पर रिसर्च कर पाऊँगा, लेकिन इसको पढ़ के यकीन कीजिए कि हैरत में डूब जाता है यार। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया रहमान जी कि साउंड क्या है। और जमाल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये साउंड की हमने ये देखा इम्पोर्टेंस क्या है, और अब आपसे ही समझना चाहेंगे जैसे कि अभी रहमान जी ने भी कहा कि साउंड जो है वो नॉइज़ भी हो सकती है, नॉइज़ पोल्यूशन भी हो सकता है, और आँखों और कानों को सूदिंग भी हो सकता है, और उसको एक थेरेपी की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। तो क्या साउंड एजुकेशन की ज़रूरत यहाँ पर आपको महसूस होती है? जी, उसकी मुझे लग रहा है कि आपने जो कहा कि ज़रूरत, तो आप चाहें ना चाहें तो बिना उसके तो आप ज़िंदा रह ही नहीं सकते। वो तो इस जैसा कि आपने फरमाया अभी कि नाद है वो, कबीर ने इसीलिए कहा होगा कि शून्य गगन में अनहद बाजे। अनहद जो डायलेक्ट है वो बेसिकली एक लफ्ज़ होता है आहत और एक होता है अनाहत। अनाहत का मतलब आहत जिसे घायल ना किया जा सके, जिसे ब्रेक ना किया जा सके, जो एग्जिस्ट करता है। तो जो नाद का जो कॉन्सेप्ट है, सवाल ये है कि परसेप्शन का है। जब एक व्याकरण बनी होगी या शायरी हो रही होगी या कविता की रचना हो रही होगी किसी ज़माने में, जो भी लिखा जा रहा होगा उसके डूज एंड डोंट्स जिसको बोलते हैं, जो भी रेगुलेशंस बनाने की कोशिश होगी कि कौन सी चीज़ सॉफ्ट है, कौन सी चीज़ हार्ड है, हम उसको जब जाएं तो वो कोमलता क्या है। सुरों में भी हम आप देखेंगे कि मतलब कि स्वर जो होते हैं कुछ कोमल हैं, कुछ फिर धीरे धीरे मतलब कि हम ऊपर चढ़ते हैं आरोह और अवरोह में। तो मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि जो आपने सवाल किया अभी कि उसकी इम्पोर्टेंस से पहले ये है कि किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस को आप तभी समझ सकते हैं जब फिलॉसफिकली उसके बेसिक को समझ जाएं। अगर आपने सुर को समझ लिया तो फिर आपको गायन में कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधे गाना उठा करके कहीं प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ एक ही गाना हो सकता है अच्छा गाने। तो मुझे ये लगता है कि जो साउंड एज सच जो कि यूनिवर्सल शाश्वत है, तो वो जब एग्जिस्ट करता है नाद की फॉर्म में अगर है, तो पहले हमको ये देखना है कि साउंड एज एन इमेज, जब साउंड एज एन इमेज की बात करते हैं, हम एक तस्वीर की बात करते हैं, तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा ये है कि आपको साइलेंस से उठना पड़ेगा। सबसे पहले आपको साइलेंस को समझना पड़ेगा, क्योंकि साइलेंस की भी अपनी एक साउंड होती है असल में। और जब यहाँ मैं जय कृष्णमूर्ति को कोट करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ज़माने में, चूँकि बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, फिलोसफर थे, और जब ये भागा दौड़ी की शुरुआत हो रही थी, जिसको हम आज के ज़माने में कहते हैं कि ये कैरियर की इंजीनियरिंग करें, बच्चे परेशान हैं कैरियर के लिए, इधर काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो 41 साल पहले, शायद उनका 50 साल पहले का स्टेटमेंट है उन्हीं की एक किताब में, ऑफ लाइफ एंड लव में, वो है कि जब सब भाग रहे हों तो आप एक जगह चुपचाप खड़े हो जाइए, और लोगों को भागते हुए जब देखेंगे तो आप उनकी स्पीड को तभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आपकी कैपेसिटी क्या है और आप क्या कर सकते हैं। जी। तो अगर आप बहुत सारी चीज़ें, कबीर का दोहा है कि एक सदे सब सदे सब साधे सब जाई, अगर आप जो हैं और जो करना चाहते हैं उसके लिए अगर कुछ साधना चाहते हैं अगर, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले साइलेंस से गुजरना पड़ेगा। और साइलेंस क्या है? वो नाद है असल में। तो साउंड की उस इमेज को समझना पड़ेगा। जिस जगह पे साउंड, आप आंख बंद करें, मेरे साथ ये होता है, एक बार मैंने किसी से जिक्र किया एम्स के डॉक्टर से, तो उसने कहा कि टेस्ट करें, सिनेस्थेसिया एक चीज़ होती है जी। सिनेस्थेसिया में क्या होता है कि आप कोई ध्वनि सुनते हैं, कान में कोई आवाज़ जाती है, तो आपको उसमें रंग दिखने लगते हैं। तो ये विकार नहीं है ये जी। ये एक बड़ी दुर्लभ सी चीज़ है कि मतलब कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो बाद में पता चला कि पूरी दुनिया में 3% लोग हैं। बल्कि इसका दूसरा एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे मैं कलर ब्लाइंड हूँ, मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूँ, ठीक है, टेक्निकल उसमें, लेकिन मैं कलर ब्लाइंड हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं देख नहीं सकता हूँ। कन्वेंशनली दो अलग अलग कलर्स के बीच में मैं नहीं देख सकता हूँ, उसके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ, अंतर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं इस दुनिया को जिस ढंग से देख रहा हूँ वो मैं ही देख रहा हूँ, और मेरा बताना आपको हो सकता है समझ में ना आए।
तो साउंड एज सच कि एक साउंड जो है वो किसको क्या असर डाल रही है और किस तरह से वो उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, कैसे वो पेनिट्रेट हो रही है और वो किस फॉर्म में निकल करके बाहर आएगी। तो इसलिए मेरा मतलब कि गुजारिश यही थी समझने की कि सबसे पहले अगर हम एजुकेशन में साउंड का इस्तेमाल करने की सोचते हैं तो हमको सबसे पहले बिल्कुल चुपचाप, जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं ना, आई हैव सीन मेनी, मतलब कि मैंने बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट मॉन्क को देखा थोड़ा सा, कि वो ज़्यादा बात नहीं करते, साइलेंस में ही कम्युनिकेशन पूरा कर लेते हैं। तो वो क्या चीज़ है? तो मुझे ये लगता है कि हम उसके बाद में आएंगे कि उसका क्या क्या और योग हो सकता है, योगदान हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम सबसे पहले साइलेंस को समझ लें, क्योंकि साइलेंस भी अपने आप में एक साउंड है। जी रहमान जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं साउंड एजुकेशन इन इंडिया की, उसके स्कोप और चैलेंजेस की। आपको क्या रोल दिखाई देता है साउंड का? साउंड के इल्म की कितनी ज़रूरत आपको दिखाई देती है? देखिए, हर इल्म की अपनी एक कदर मंजिलत है, उसकी अहमियत है, और ऐसा इल्म जो ये साउंड का है, आवाज़ का है, ध्वनि जिसको कहा जाता है, ये तो बहुत ही बड़ा इल्म है। जैसे मैंने अर्ज़ किया आपसे कि ह्यूमन एवोल्यूशन या इंसान जब से इस दुनिया में आया है, इस कुर्रे अर्ज़ पे मौजूद है, इस प्लेनेट पे है, तब से ही आवाज़ का सिलसिला उसके साथ जारी व सारी है। और उसका सबसे बड़ा कारनामा ज़बान का बनाना है। OED में, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में साफ है कि ग्रेटेस्ट ह्यूमन अचीवमेंट इज़ लैंग्वेज। उसने अल्फाज बनाए, नाम दिए अशिया को कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। उसका अपना कोई सो मोटो नाम है या नहीं है हम नहीं जानते कि ये फ़ोन है, ये टेबल है, हमने उसको नाम दे दिया और वो नाम फिक्स हो गया अपनी जगह। अब रही बात ये कि अगर हम ज़रा सा, मैं थोड़ा सा हटना चाहूँगा इससे, कि आपका जो मौजू है, आपका सवाल था कि उसका सिग्निफिकेंस, उसकी सिग्निफिकेंस में तो कोई चीज़ ही नहीं है। और जैसा अनवर जमाल साहब ने फरमाया कि उसका एक फ़िलसॉफिकल एनालिसिस या जेनेसिस को हमें समझना चाहिए आवाज़ का। अभी चंद रोज़ हुए एक बहुत बड़े लिंग्विस्टिक्स के आलिम से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आवाज़ें एक कोई यूनिवर्सल एस्पेक्ट भी है उसका। और उन्होंने मिसाल दी बड़ी अजीबोगरीब कि दो आदमी सितार बजा रहे हैं मिसाल के तौर पे, एक जो है वो मशाक सितार बजाने वाला है जो जानता है सुरों को और राग रागनियों को, दूसरा आदमी अनाड़ी है वो सिर्फ तार छेड़ रहा है। एक आदमी जो गाने से, गायकी से, सुरों से बिल्कुल वाकिफ नहीं है, वो ये ज़रूर बता देगा कि ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है। जो अनाड़ी आदमी के तार छेड़ना है वो उसको पसंद नहीं आएगा। कोई चीज़ है हमारे इंस्टिंक्ट्स में, हमारी जिबिल्लत में, हमारी सरिश्त में इस किस्म की चीज़ है। मिसाल के तौर पे हम सुबह परिंदों की चहचहाहट सुनते हैं, खूबसूरत आवाज़ें सुनते हैं, और शेर की दहाड़ सुनते हैं। वो दहाड़ का असर हमारे ऊपर अलग होता है, और वो जो खूबसूरत लतीफ़ आवाज़ें हैं, नगमगी जिनमें हैं, उनको हम बेहद पसंद करते हैं। जैसा मैं लोरी की मिसाल दी थी। वहीं सूरत, जैसा कि आपने कहा, अगर हम सबसे बड़ा अचीवमेंट मान लें, जबकि हमें मानना ही पड़ेगा, विच इज़ द यूनिवर्सल फैक्ट, कि इंसान की ज़बान जानना है, और ज़बान को समझने के लिए हर इल्म जो है वो ज़बान की मार्फत, ज़बान के ज़रिए हासिल करते हैं आप। कुछ उलूम ऐसे हैं जिनको हम देख के या उससे अंदाज़ा लगाते हैं। तो लामुहाला आपको आवाज़ का एनालिसिस और उसकी जेनेसिस समझनी पड़ेगी कि ये लफ्ज़ जो बना है, ये लफ्ज़ क्या है? एक आवाज़ ही तो है। शिबली नौमानी ने इसको सुर कहा था कि हर लफ्ज़ एक सुर है, वही हमारे संस्कृत आचार्य कहते हैं। अब ज़रा गौर कीजिए कि गोइटे ने 19वीं सेंचुरी में जब फाउस्ट तकरीबन मुकम्मल हो रहा था, वो बहुत परेशान था अपनी सोसाइटी से, तो उसने बाइबल की एक आयत में से लफ्ज़ आवाज़ को हटा के लफ्ज़ रख दिया था और कहा कि लफ्ज़ ही इब्तिदा में था और लफ्ज़ ही खुदा है। दरअसल वो आवाज़ है, और वो वहाँ उसकी मुराद यही थी। वो उसने बात बड़ी बलीग कही, लेकिन हकीकत यही है। अब रही बात ये, अनवर जमाल साहब ने मिसाल दी बुद्धिस्ट मंक्स की, कि वो ध्यान करते हैं या सूफिया इस्तगराक करते हैं, मुराकबा करते हैं। क्या उनके जहन में, क्या उनका बिल्कुल जहन ब्लैंक हो सकता है? क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है? मेरा ख्याल है नहीं। वो एक सिलसिला जारी रहता है सोच का, और सोच आवाज़ से सोचते हैं। एक आवाज़ है, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि नाद, जिसे संस्कृत में कहा गया, मुझे मालूम नहीं उसको अंग्रेजी में या उर्दू फारसी में क्या कहते हैं, जो हमारे अंदर होती है, हम उसमें कुछ सोच रहे होते हैं। हमारी सारी फिक्र, हमारे सवालात, हमारी चीज़ें जो खुशी या गम, वो उसी आवाज़ के जरिए हम तक पहुंचती है। अनस्ट्रक्ट नोट से काम चलाते हैं, लेकिन कोई लफ्ज़ ऐसा सच नहीं है उसमें। और दूसरी ये कि उसका एहसास हमें रहता है पूरी तरह। वही हमारी
इल्म का बुनियाद है, वही हमारे इल्म का जरिया है, लिहाजा उसकी सिग्निफिकेंस पे तो कुछ वो नहीं। इसका जो दूसरा पहलू आपने पूछा था नीता साहिबा कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। गालिबन आप पहले और कोई सवाल कर लें। जी, आपसे अनवर जी समझना चाहेंगे, जैसे आपने कहा बताया कि साउंड की अगर बात करें तो साउंड की जितनी इम्पोर्टेंस है साइलेंस की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। अगर हम साउंड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जैसे कि आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, अगर हम अपने भी न्यूज़ में भी देखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं, तो किस तरह से उसको एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उससे आप एक चाहे तो अर्जेंसी पैदा कर सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ में अलग तरह का म्यूज़िक होता है, अगर कुछ और तरह के साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अगर आपको कुछ और उसे दिखाना तो एक टूल की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है साउंड को? देखिए, दो तरह से, एक एग्जाम्पल के बहाने से मैं आपको इसको आसानी से लोगों की समझ में आ जाएगा सर, जो भी चैनल देख रहे हैं इस वक्त, ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मेरी एक डॉक्यूमेंट्री है 1990 की, उसमें एक सीन है जिस वक्त किसानों का कोई एक मूवमेंट चल रहा है और उधर ब्रिटिशर्स ने गोली चलाई, और तो मैंने उसमें एक गोली चलाने की एक आवाज़ डाल दी। और चूँकि 1990-92 के आसपास एडिटिंग बॉम्बे में हो रही थी, तो मेरे साउंड डिज़ाइनर ने, साउंड रिकॉर्डिस्ट ने नहीं, क्योंकि साउंड डिज़ाइन जो स्टूडियो में जाके करते हैं डिज़ाइन, तो वो 1930 के आसपास जिस राइफल से जिस तरह की या जिस तरह से भी गोली चलती होगी, जिस बंदूक से, आर्काइव से उस साउंड को लेकर के आया। वो ऑथेंटिसिटी के लिए था कि जब आप एक पुरानी तस्वीर दिखा रहे हैं 1930 की या उसका जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें वो किस तरह से अप्रोप्रिएट बिल्कुल मर्ज होगी। उसके बरक्स मेरी एक और फिल्म, जब मैंने 95 के आसपास का मुझे ध्यान आ रहा है, हिंदी के एक पोएट हैं बाबा नागार्जुन, जो मैं बिहार में गया था शूटिंग करने, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि बाबा नागार्जुन का एक नाम यात्री भी था, क्योंकि ज़िंदगी भर वो एक ट्रैवलर रहे, हमेशा ज़िंदगी भर ही सफ़र करते रहे उस तरह से। तो मैंने एक साउंड इमेज जो इसका जिक्र किया पहले, ऐसे इस्तेमाल किया कि दिल्ली के मंडी हाउस में साहित्य अकेडमी की लाइब्रेरी में किताबें नीचे से ऊपर तक अलमारी में लगी हुई हैं, और दो अलमारियों के बीच में एक ट्रैक बिछा करके एक ट्रैक की शूटिंग कर, एक किताबें दिख रही हैं, उसमें कैमरा चलता चला जा रहा धीरे धीरे, और उसके पीछे मैंने एक रेलगाड़ी की आवाज़ लगाई, और जिस जगह उसमें वो पतली सुरीली सी सीटी बजती है, उसके बाद सीधे कट करके पता चला कि बाबा नागार्जुन का चेहरा आता है और वो अपनी बात कहते हैं। तो वो बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड लेयरिंग, मतलब कि उसमें एक इजाफा करना एक तरीके से, उसके नैरेटिव पार्ट जो है या कंटेंट पार्ट जो है। तो साउंड का इसी तरीके से आप पर्सपेक्टिव बदल सकते हैं, एक्चुअली आप पॉइंट ऑफ व्यू बदल सकते हैं। तो एजुकेशन में ख़ास तौर पे, थिएटर में तो बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि सिनेमा में तो आप कई बार कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। थिएटर में तो उसी रियल टाइम में होता है कि सामने ऑडियंस बैठी हुई है, इधर मंच पे नाटक चल रहा है, और आपने जिस साउंड का इस्तेमाल किया उस कैरेक्टर के साथ वही रिलेट मतलब करे ऑडियंस उस तरीके से कि दो कैरेक्टर हैं स्टेज के ऊपर, एक ने कहा लग रहा है कि बादल जो है बस बरसना चाहते हैं, जैसे ही उसने ऊपर देखा ऑडियंस को आपने एक पीछे से बादलों के गड़गड़ाने की आवाज़ दी, तो सीन, तो आप उसके जहन को वहाँ ले गए कि ऐसा होने वाला है, स्टेज पे कुछ नहीं है जी। और अचानक जो उसके साथ अगर को एक्टर कोई खड़ा हुआ है, मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, उसने स्टेज में विंग्स की तरफ देखा और सीधे कह दिया, ओ हमारी लाल वाली गाय तो अभी तक घर पहुंची नहीं, और दोनों स्टेज से। तो स्टोरी बिल्डिंग में इस तरह से साउंड के बहाने से, साउंड की इमेज क्रिएट करने से, ज़रूरी नहीं कि उसमें आप बादल, गाय का रंभाना, ये सब उसका जिक्र मतलब रियल में दिखाएं, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस लेवल पे कि इसको हम इन्हांस कैसे कर सकते हैं, तो वो रोल तो साउंड का ही होता है ना। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने साइलेंस का भी जिक्र किया कि सिर्फ हाव भाव से भी कभी कभी ऐसा होता है कि अगर 400 लोग ऑडियंस में बैठे हुए हैं और आप कोई साउंड इस्तेमाल ना कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं रिलेट कर लेंगे अपने, तो वो आपका हिस्सा है ही उस तरीके से जी। अब आपका एक और सवाल में हिस्सा था कि कैसे उसका हम स्पेशल इफेक्ट में और न्यूज़ में
तो माफ़ कीजिएगा ये कहते हुए इस पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग नाराज़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि ना मैं किसी का नाम लूँगा और ना किसी पे कोई कमेंट करूँगा। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि जब आप न्यूज़ देख रहे हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी को देखना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, एक रिपोर्टर बड़ी मेहनत से रिपोर्ट करके लाता है, स्टूडियो में आकर के उसको थोड़ा बहुत एडिट किया जाता है और कोई भी एंकर उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ या एक पर्सपेक्टिव के साथ सामने रखता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इधर पिछले ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, वो देवकी नंदन पांडे और शर्मा सुल्तान का वक्त नहीं है उस तरीके से, ये अभी की हुआ डेवलप 10-15 साल के अंदर में, जब बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ गई इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें मेरा जिसमें मतलब कि मानना है डेमोक्रेसी में, लेकिन उसने एक ख़राब चीज़ ये की है कि हम उसमें चूज़ एंड पिक नहीं कर पाए। इसीलिए जब आप साउंड देखते हैं आज की तारीख में, मेरी समझ में नहीं आता है कि उसमें इतना साउंड इफेक्ट डालने की क्या ज़रूरत है, एक, और अगर आप डालें भी तो उसमें हर जगह पे फिल्मों की तरह से म्यूज़िक पीछे से प्ले करने की क्या ज़रूरत है आपको। या तो आप उसकी ऑथेंटिसिटी, विश्वसनीयता को कम करना चाहते हैं अपनी न्यूज़ की, किस चीज़ को इन्हांस करके आप उसको वैसा, या आप बहुत कैजुअल हैं उसके बारे में। तो इन सब चीज़ों का मिसयूज़ जो है वो बहुत इसलिए भी होने लगा है कि हमें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो मुझे लगता है कि ये पूरा जैसे एक थिएटर का स्कूल होता है, एक सिनेमा का स्कूल होता है, उसी तरह से टू अंडरस्टैंड साउंड, द फिलॉसफी ऑफ साउंड एंड टू यूज़ ऑफ साउंड, इसका एक प्रॉपर मतलब कि कोर्स होना चाहिए। और जर्नलिज्म में मैं देख रहा हूँ कि जब हर तीसरी चौथी जगह पर एक पत्रकारिता का विद्यालय और सब जाता हूँ यहाँ एग्ज़ाम वगैरह लेने, सब जब देखता हूँ साउंड के बारे में नॉर्मली मतलब कि ठीक है, कैमरा दे दिया, ये कर लीजिए, वहाँ शूटिंग कर लीजिए, ये कर लीजिए, लिखना कम हो गया, हाथ में या कलम रखना कम हो गया, डायरी लेकर के चलना कम हो गया, खाली हाथ चले आए कि मोबाइल पे कर लेंगे, साउंड तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए उसमें। तो यू हैव टू क्रिएट बेसिकली, आपकी जर्नलिज्म हो या कुछ, जिसने भी हाथ से लिखा, आप आज की तारीख में भी देख लीजिए, आपका कन्वेंशनल मीडिया हो, न्यूज़ मीडिया हो, चर्चित चैनल हो, टीआरपी का सुपर चैनल हो, उसमें जो स्थायी भाव अभी भी है उन्हीं पत्रकारों में या फिल्मकारों में उन्हीं का है सबसे ज़्यादा, जिन्होंने हाथ से लिख कर के स्क्रिप्ट बनाई है या न्यूज़ लिखी है या टेक्स्ट लिखा है या फीचर लिखे है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप ज़रूरी नहीं कि इस बात से एग्री करें। नहीं, बिल्कुल आपने बताया कि कितनी अहमियत है, कितना ज़रूरी है ये साउंड एजुकेशन, और इसको समझना कि कहाँ पर किस तरह का साउंड इफ़ेक्ट यूज़ किया जाना चाहिए और कहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए। आपसे समझना चाहेंगे रहमान जी, हम बात कर रहे हैं साउंड को क्या टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम क्लासिकल म्यूज़िक की बात करें, आपने शंखनाद की बात की, हम ओम चैंटिंग की अगर बात करें, तो इस सब को भी क्या टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? किसी को हीरो बनाया जा सकता है, किसी चीज़ को झूठ साबित किया जा सकता है या सच साबित किया जा सकता है इनके इस्तेमाल से, साउंड के इस्तेमाल से? देखिए, यकीनन किया जा सकता है। जमाल साहब ने सही कहा, उन्होंने एक एस्पेक्ट इसका बहुत क्लियर कर दिया, जिससे सबकी ये मुश्किल आसान हो गई हम सबकी जो आज यहाँ हैं, कि म्यूज़िक का कि म्यूज़िक का क्या रोल होता है, क्या प्ले होता है। हालांकि मैं कुछ और बात करना चाहता था, उसका एक लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट भी देना चाहता था, जो मैं चाहूँगा देना, कि म्यूज़िक सिर्फ आवाज़ का एक हिस्सा है। आवाज़ तो उससे बहुत बड़ी चीज़ है, बिल्कुल, और आवाज़ तो सब कुछ है, ये रोशनी आवाज़ ही है दरअसल, और कुछ नहीं है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हिंदू शास्त्रों में, हमारे कदीम संस्कृत शास्त्रों में तो पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक नाद है, नाद ब्रह्मा उसको कहा गया। अब ये रही बात कि उसका असर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप देखें तो बिल्कुल अरिस्टोटल के कंटेम्प्रेरी थे आचार्य भरत 2200-2300 साल पहले हिंदुस्तान में, जो नाट्य शास्त्र उन्होंने लिखा और रस का कॉन्सेप्ट दिया। वो यही था कि मिसाल के, मैं स्टेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ड्रामा या नाट्य जो है वो दिखाया जाता है किरदारों के ज़रिए। एक शख्स को एक ख़त आया कहीं से, उसने उसको देखा, आप उसकी बैकग्राउंड म्यूज़िक से नाजरीन तक जो देख रहे हैं उन तक ये पैगाम पहुंचा सकते हैं कि ये खबर अच्छी है, खुशी की है या गम की है, सिर्फ मौसीकी से। एक दूसरे ये कि हम अपनी बैकग्राउंड मौसीकी से, उस पर तो खैर जमाल साहब रोशनी डालेंगे, ये फिल्म से मैं तो फिल्में देखता भी नहीं, कि किसी भी सीन को, किसी बात को एनहांस कर सकते हैं, किसी जुमले को, डायलॉग को अंडरलाइन कर सकते हैं म्यूज़िक से, साउंड से। मुझे आज तक याद है एक दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता था चाणक्य, तो उसमें जो शुरू में वो श्लोक वो पढ़े जाते थे, वो मुझे इतनी पसंद थी वो धुन, वो अंदाज़, के वो आज तक मेरे जहन में है जी, और रहेगी। दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, यही आवाज़ से मुताल्लिक़,
कि देखिए, हम आवाज़ का तज्ज़िया या उसका इस्तेमाल आज की एजुकेशन में, जो कि अब बहुत बड़ा उसका कैनवास हो गया है, जैसा जमाल साहब ने कहा कि उसमें फ़िल्में भी हैं और चीज़ें भी हैं और उसमें ड्रामे भी हैं वगैरह वगैरह, उसमें हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मौसीकी का, जो आवाज़ का एक हिस्सा है। लफ्ज़ जो है वो एक आवाज़ है और उसका इफ़ेक्ट मैं ये इस दलील के तौर पे दे रहा हूँ, जो साउंड इफ़ेक्ट की बात आपने की नीता साहिबा, कि साउंड इफ़ेक्ट कैसे होता है। मैं ये पढ़ के बहुत हैरान हुआ कि कदीम संस्कृत ज़बान में कुछ ऐसे मंत्र थे जिनको पढ़ के हीलिंग इफ़ेक्ट उसका दिया जाता था जी, कि उससे कोई मरीज़ ठीक हो सकता था। और बिल्कुल यही चीज़ें इस्लाम में भी हैं और अब्राहम्स रिलीजन्स जो बाकी हैं उनमें भी हैं। इस्लाम की मैं बात बताऊं कि कुछ आयतें हैं कुरान की ऐसे कि आप पढ़ेंगे, ज़ोर से फूंक देंगे किसी पे तो उसकी कोई ऐसी बुरी नज़र लगी हुई है या कोई शैतानी ताकत है या शैतानी इफ़ेक्ट है, उसको दूर कर देगी। बिल्कुल ये वही चीज़ है जो संस्कृत में कही गई थी कि उसका हीलिंग इफ़ेक्ट क्या होता है। तो और बच्चे की मिसाल हम देख ही चुके हैं लोरी से। तो साउंड का इफ़ेक्ट तो होता है, मैं लफ्ज़ साउंड जनरल उसमें कह रहा हूँ, मौसीकी आप समझ लीजिए। अब जहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, उससे कैसे फ़ायदा उठाया गया? उससे उठाया गया कि हम मंत्र को कैसे पढ़ें। आप देखेंगे कि हम प्रोज़ को पढ़ने का एक ख़ास हमारा कल्चर और तरीक़ा होता है, लेकिन कोई मंत्र हो, कोई श्लोक हो, तो उसको हम एक ख़ास लय से पढ़ते हैं, शायरी को पढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम कुरान को मिसाल के तौर पे पढ़ते हैं। अब कुरान में एक चीज़ है, कुरान को पढ़ने की तजवीद कहते हैं उसे। उसने लैंग्वेज को, अरबिक लैंग्वेज को एक साइंस दे दिया साउंड की, आवाज़ों की। उन्होंने कहा कि कौन सा लफ्ज़ कितना निकलेगा, हल्क से कहाँ से निकलेगा, कितना निकलेगा, कहाँ पे कितना खींचना है, उसे तजवीद कहा जाता है। वो बिल्कुल एक साइंटिफिक चीज़ है। तो देखिए, जहाँ पे साइंस ख़त्म होता है वहीं से आर्ट आवाज़ का शुरू होता है, जिसमें म्यूज़िक वगैरह सब चीज़ें आती हैं और इसके इफ़ेक्ट्स इसी तरह पैदा होते हैं। मैं उसकी एक मामूली मिसाल दूँ आपको। प्री इस्लामिक दौर जाहिलियत में अरबों में शायरी अपने उरूज पे थी, तो वहाँ पे शायरी पढ़ने का एक ख़ास तरीक़ा होता था। उसे क़िरत कहते हैं शायरी को, कि रेसिटेशन, पोइटिक रेसिटेशन कैसा होता था, और उसके लिए लफ्ज़ भी अलग था। उसको इंशाद कहते थे अरबी में, कि वो एक इरशाद के लफ्ज़ी मायने होते हैं, कोई नगमा या गाना। यानी एक शायरी को ऐसे पढ़ा जाए कि उसका सीधा असर उस नगमे के साथ, साउंड इफ़ेक्ट के साथ उस शख्स पर हो जो सुन रहा है उसको जी। और वही चीज़ फिर हमारे यहाँ भी आई, लय से पढ़ना, खुश इल्हान होकर पढ़ना। मैं एक मिसाल दूं आपको कि ये दरबारों के जो तमाम शायर होते थे, अपनी शायरी दरबार में पेश करते थे, ये खुद नहीं पढ़ते थे, बल्कि इनको कुछ ख़ास मखसूस लोग होते थे जिन्हें फ़ारसी में रावी कहते हैं, वो जाके बादशाह के सामने वो शायरी सुनाते थे। और वो इतने एक्सपर्ट होते थे, मिसाल के तौर पे शाहनामा फिरदौसी का अगर वो जंग का सीन बता रहे हैं तो वो जंग का बयान ऐसे करेंगे, ऐसी आवाज़ें निकालेंगे उन अल्फाज की कि गोया हथियार खड़क रहे हैं और धमाके हो रहे हैं, लोगों की चीख पुकार है। इसके बिल्कुल उलट अगर कहीं इश्क का कोई नगमा है तो वो उसको इस तरह बयान करेंगे कि एक नहायत अच्छा लतीफ़ असर आदमी के ऊपर हो। तो ये तमाम चीज़ें आवाज़ का ही सारा खेल है, चाहे वो लफ्ज़ हो, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो, या आप किसी भी और तरीके से उसको समझने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। आपसे भी समझना चाहेंगे जमाल जी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि साउंड थेरेपी की, जैसे कि बात की भी है रहमान जी ने, आप भी कैसे इत्तेफाक रखते हैं? अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो तरह तरह के इमोशंस वो आपके अंदर जगा सकता है, आप उसको सुन के रो सकते हैं, आप उदास हो सकते हैं, आप कई बार तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है इससे। आप इसमें एक बार आपने एक फिल्म देखी होगी, सत्यजीत रे साहब ने बनाई थी, शतरंज के खिलाड़ी। तो वो प्रेमचंद साहब की लिखी हुई थी कहानी, और जब वो फिल्म बनने लगी तो सबसे पहले ये हुआ कि उसकी रीडिंग होगी। एक रीडिंग हुई तो वो हिंदी में पढ़ी गई। अब जब हिंदी में पढ़ी गई तो उसकी पहली लाइन है कहानी की कि वाजिद अली शाह का समय था, हिंदी में, और लखनऊ विलासिता में डूबा था। तो थोड़ी देर तो सुना, सत्यजीत रे साहब ने बड़े फिल्मकार थे और एक बड़े राइटर की चीज़ सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि प्रेमचंद की ज़ुबान ऐसी थी लिखने की। तो किसी ने कहा कि तो वो हिंदी तर्जुमा है जो सुनाया जा रहा, लेकिन उन्होंने ओरिजिनली तो इसको उर्दू में लिखा था। खैर वो उर्दू की कहानी मंगाई गई,
तो जो हिंदी में था, वाजिद अली शाह का समय था, तो उर्दू में है कहानी का ओरिजिनल पार्ट, वाजिद अली शाह का ज़माना था, लखनऊ ऐशो इशरत के रंग में डूबा था। आप जब उस कहानी को पढ़ेंगे, ये रहमान साहब की बात सुनकर के मेरे जहन में एग्जाम्पल आया अभी, कि जो फोनेटिक्स है एक्चुअली, जिस पे इतना काम होता है, आवाज़ों से ही लफ्ज़, ध्वनियों से ही जो साउंड हैं, उसी से धीरे धीरे कोई चीज़ लफ्ज़ बने होंगे ना जी। और उन्होंने तो कहा ही है अभी रहमान साहब ने कि आवाज़ें ही हैं जो साउंड हैं सारी की सारी। जैसे एडमिरल शब्द, एडमिरल जो एक लफ्ज़ है, मुझे तो बहुत बाद में पता चला अरबिक वर्ड है अमीरुल बहर। अमीरुल बहर मतलब समुंदर का लीडर। तो वो पता चला कि उसमें डी जो आया वो लैटिन से बाद में आया, और फिर बाद में वो एडमिरल, फ्रेंच में एडमिल कहते हैं, मतलब कि उस तरीके से कोई चीज़ें साइलेंट हैं। तो धीरे 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 सैकड़ों हज़ारों साल लगे होंगे यहाँ तक पहुँचने में। आपकी जो बात है वो ये है कि समझने की बात है असल में, कि हम फिलॉसफिकली बात घूम फिर कर के वहीं आ रही है। उसका हम इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब हम उसको समझ लें एक बार, जो मैंने पहले ही भी कहा था कि बेसिक फिलॉसफी एक बार समझ में आ जाए, आप उसका बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है साउंड का इस्तेमाल ना भी करें कहीं, तब भी उसमें वो बात आ जाएगी और जो दिख जाएगी असल में, है ना। आप घर से तैयार होते हैं, शीशे में अपने को देखते हैं, और फाइनली मतलब कि शीशा आपको सेटिस्फाई कर देता है बाहर निकलने के लिए कि हाँ अब मैं ठीक लग रही हूँ या मैं ठीक लग रहा हूँ, और आप जाते हैं वहाँ पर। ऐसी जब हम कोई बात करते हैं कहीं पर, तो हमने वो बात हल्की की, ये हमें ही मालूम होता है, मतलब कि ठीक जैसे हम अपने जिस्म के बारे में जानते हैं कि ये चीज़ हमको सूट करती है और ये सूट नहीं करती है। तो सवाल यही है कि हम अपने को एक्सप्रेशन की दुनिया में जब ले जाना चाहते हैं, चाहे पढ़ रहे हों या पढ़ा रहे हों या कुछ अचीव कर रहे हों, सुन रहे हों या कुछ कह रहे हों, तो साउंड के मामले में सबसे ज़्यादा नंबर एक चीज़ ये है कि आपको सुनना आना चाहिए। जब आपको सुनना आ जाएगा तब आपको अच्छे से अपनी बात कहना भी आ जाएगी। ये मैं उसका जो आपने स्किल और उसके बारे में एक बात पूछी थी असल में, तो और सुनना बहुत ज़रूरी है असल में। इसीलिए मुझे ये लगता है कि साउंड को अगर किसी को समझना है या सुनना है तो आइसोलेशन में पहले उसको इमेज को अंडरस्टैंड करना होगा और उस पर थोड़ा सा काम करना होगा। जी बिल्कुल। रहमान जी, आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि इतना बड़ा टूल है, इतना बड़ा इतनी पावर है अगर साउंड में, तो क्या इसे कोई सोसाइटी के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकता है? अगर हम यूथ की बात करें तो क्या कुछ अगेंस्ट भी यूज़ किया जा सकता है अगर साउंड की पावर देखें तो? जी यकीनन कि हर चीज़ दुनिया की जो भी है उसका फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। और नुकसान करने में सबसे बड़ा हाथ इंसान का है अपना, कि वो एक चीज़ को कैसे, मिसाल के तौर पे आज दुनिया में हर जगह हवा बहुत अच्छी थी, इनिशियली भी अच्छी थी, एनवायरनमेंट्स में जमाल साहब हैं, वाकिफ़ हैं, हमने ही तो पोल्यूट किया है हर चीज़ को, दरियाओं को हमने ही तो पोल्यूट किया है, आवाज़ों को भी किया जा सकता है, करते हैं लोग। मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ कि देखिए किसी भी चीज़ का पहले तो ये सुनने की बात कही जमाल साहब ने, बिल्कुल दुरुस्त है। लफ्ज़ की आवाज़, मैं फोनेटिक्स और उसकी मॉर्फोलॉजी पर अलग बात करूँगा। कान में पड़ी, ये वाइब्रेशन है, दरअसल वो वाइब्रेशन कान में पड़ी और दिमाग, एक ख़ास हिस्से ने दिमाग के उसका इंटरप्रिटेशन करके उसके वो मानी जो इन आवाज़ के लिए हमने फ़िक्स किए हुए हैं वहाँ तक पहुँचा दिया। उसके हम समझ गए कि इन्होंने, जमाल साहब ने कहा साउंड, ये वाइब्रेशन यहाँ तक पहुँची और फिर वो इंटरप्रेट हुई। ये पूरा एक प्रोसेस है जो बायोलॉजी का, फिजियोलॉजी का हर आदमी जानता है। लेकिन आवाज़ें बजाय खुद भी कुछ होती हैं, और उन आवाज़ों को, मिसाल के तौर पे इंफ्रासोनिक की और अल्ट्रासोनिक की बात की, जो हम नहीं सुन सकते, इंसानी कान नहीं सुन सकते, वो तो है ही। लेकिन अभी बड़ी दिलचस्प चीज़, एक शायद 25 साल पहले एक कैनेडियन खातून ने, बारबरा गाउडी शायद उनका नाम था, यकीनन यही नाम था, उन्होंने वाइट बोन के नाम से एक नावल लिखा। जिंदगी भर उन्होंने हाथियों पर रिसर्च की थी जी। और उसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ उन्होंने ये दरियाफ्त की कि हाथी अपने पेट में एक ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जो इंसान नहीं सुन सकता, और वो 25-25, 30-30 मील दूर अपने साथियों से कम्युनिकेट करते हैं, राब्ता कायम कर लेते हैं हाथियों से। बहुत दिलचस्प किताब है, वाइट बोन के नाम से वो। तो ऐसी आवाज़ें भी हैं जो जानवर निकालते हैं, जिनको हम समझ नहीं सकते। आवाज़ को समझना उस सूरत में है,
हमारे लिए मुमकिन जब हम समझ लें कि इस आवाज़ का मतलब है क्या, हम इस आवाज़ को कैसे लें, और हम उसको अजीब अजीब तरीक़ों से अंगेज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे कानों से ज़्यादा सेंसिटिव, एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि कानों से ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ भी होती है। आप दांतों में एक फोर्क या चमचा लेकर उसको आहिस्ता से मेज़ पे मारें तो वो झंझनाहट दांतों में जाकर भी आवाज़ का एक लुत्फ़ आपको दे सकती है। और एक वो है जो हम अल्फाज की सूरत में आज बात कर रहे हैं। जमाल साहब ने कहा कि लफ्ज़ की फोनेटिक्स, यकीनन फोनेटिक जाहिर है कि हम उसी की बात कर रहे हैं कि आवाज़ की होती है, लेकिन मैं उससे भी हटके एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो लफ्ज़ की शक्ल होती है, मॉर्फोलॉजी, जो उसकी बनावट होती है, वो उस बनावट में भी आवाज़ का ही हिस्सा होता है। आवाज़ ही वो बुनियादी चीज़ है, वो रेत और गारा है जिससे हम उस लफ्ज़ की को एक ख़ास शक्ल दे सकते हैं। और इस चीज़ ने हमारे बहुत बड़े बड़े लिटरेचर्स ने, हमारे शायरों ने हर ज़बान में बहुत इस्तेमाल किया है। मैं आपको एक मिसाल दूं, मैं कदीम मिसालें हालांकि बहुत सारी हैं, नज़ीर अकबर आबादी ने बहुत ये इसमें इस्तेमाल किया है इस चीज़ को कि मिसरों में ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, उसकी तकरार की है कि ख़ास इफ़ेक्ट पैदा होता है। मिसाल के तौर पर ज़ेवरात की आवाज़, अल्लामा इक़बाल की एक नज़्म है दरियाए नेकर के किनारे, उसमें उस पूरी, वो जर्मनी में एक दरिया है जहाँ पर शायर बैठा हुआ है और वहाँ पे वो खामोश है चांदनी कमर की, यहाँ से शुरू करते हैं और पूरी नज़्म में शीन की आवाज़ बहुत है। तो ये आवाज़ गोपीचंद नारंग ने उस पर एक बहुत अच्छा उसकी मॉर्फोलॉजी पे, उसकी फोनेटिक्स पे एक आर्टिकल लिखा था 70s में शायद, अगर मेरा हाफ़िज़ा दुरुस्त है, और उसमें यही उन्होंने साबित किया था कि अल्लामा इक़बाल ने जानबूझ के वो तमाम अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिसमें शीन की आवाज़ है जो तन्हाई का को इम्प्लाई करती है कि तन्हा है शायर और उसके जहन में उथल पुथल चल रही है। तो ये वही चीज़ है जो लफ्ज़ से हमने सीखी है, लफ्ज़ की अदायगी से सीखी है, बोलने से। दो आदमी एक तरह नहीं बोलते। अब यहाँ पर मौजूद हैं अनवर जमाल साहब भी और मैं भी। अनवर जमाल साहब का लहजा उनका बहुत ही नापातुला और बहुत ही सहजतापूर्ण है, जबकि मैं ज़रा ज़ोर से बोलता हूँ और पूरे मखरज से बोलना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। तो ये जैसे लफ्ज़, कोई भी दो लफ्ज़ के एक मानी नहीं हो सकते, जबकि बहुत सारे लोगों ने, बहुत बड़े बड़े लेक्सिकन राइटर्स ने, उन्होंने कहा कि हम मीनिंग, जिसको पर्यायवाची शब्द हिंदी में कहा जाता है, सिनोनिमसल, कि उनके मानी एक होते हैं। अगर एक ही मानी होते तो फिर हमें दूसरा लफ्ज़ ईजाद करने की ज़रूरत ना होती। दो लफ्ज़ों के एक मानी नहीं होते, हर लफ्ज़ के महल्ले इस्तेमाल, उसका कोलोकेशन या और लफ्ज़ों के साथ उसकी मुनासबत, जिसको संस्कृत में औचित्य कहा जाता है, औचित्य के रूप से वो अपने मानी खुद पैदा करते हैं। सारा खेल आवाज़ का है, साउंड का है। आप हर चीज़ में, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे जमाल साहब ने कहा, म्यूज़िक है, और उसका इस्तेमाल उन्होंने बताया कि ये किस तरह हम अपने थिएटर में, अपनी फिल्मों में कर सकते हैं। और हम जहाँ पे म्यूज़िक नहीं होती, अपने लहजे से आहिस्ता से बोल के हम कुछ कहना, आप देखेंगे अगर हम सरगोशी करेंगे, कोई बात कहनी होगी तो आहिस्ता से कहेंगे। वो बात जो अलल ऐलान कहनी होगी पब्लिक से, वो जोर से कहेंगे। क्यों? हमने ये लहजा इख्तियार किया है चूंकि हमें अपना तात्पर्य, अपना तमाम वो जो नफ्स बयान है वो अदा करना है सही तरीके से। जी बिल्कुल, बहुत तफसील से आपने बताया रहमान जी। चलते चलते जमाल जी, आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे। साउंड एजुकेशन इन इंडिया, स्कोप और चैलेंजेस की आज हम बात कर रहे हैं। बहुत कम वक्त बचा है, बस छोटा सा एक कंक्लूडिंग रिमार्क। नहीं, बिना साउंड के तो मुझे नहीं लगता कि वो बात जहन में कहीं से भी आ सकती है कि ये बात। दूसरी है कि जो मैंने सिनेस्थेसिया की बात की थी कि जो हम कोई चीज़ सूंघते हैं और सूंघने से हम ये बता सकते हैं कि ये चीज़ ऐसी होगी। अभी हमारे बहुत सारे मीडियम्स में ऐसी चीज़ नहीं डेवलप हो पाई है टेक्नोलॉजिकली, लेकिन साउंड जो है चूँकि यूनिवर्सल है और सबसे पहले से है, श्रुति का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ओरल ट्रेडिशन रहा है, हमारे यहाँ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है। बल्कि मैं तो रहमान साहब से, आपके पास टाइम नहीं, ये पूछना चाह रहा था कि जिस वक्त लफ्ज़ बने होंगे, मतलब शब्द बने होंगे, ग्रामर बनी होगी, व्याकरण बनी होगी और एक किताब लिखी गई होगी, तो बहुत सारे लोग जो किताब नहीं पढ़ने वाले लोग होंगे, उनका काम कैसे चल रहा होगा, क्या दो डिफरेंट क्लास बन गए होंगे, और उस एजुकेशन सिस्टम, उस ज़माने के एजुकेशन में क्या सिस्टम रहा होगा। एक दूसरा, हज़रत अमीर खुसरो ने जब मंदिर में ढोल बजते हुए देखा, चिमटा बजते हुए देखा, तो पता चला कि सारा का सारा जो सूफ़ी म्यूज़िक है उसमें 3 तार,
या जो तबला, मतलब सारा जो टेम्पल का जो है, हमारे हिंदू टेम्पल का जो सारा का सारा जो आवाज़ें थी, ध्वनियाँ थी, उनका इस्तेमाल कर लिया। तो वो जो चीज़ स्थायी है, असल में बिना स्थायी भाव के आप किसी भी टाइम में उसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक चाहे वो, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है एजुकेशन में, वो थिएटर ही है। मतलब कि ये अभी बहुत काम चल रहा है पूरी दुनिया में, थिएटर एज सच, नॉट कि एज सच कि वो सिर्फ नाटक को थिएटर में जाके देखना, थिएटर इन एजुकेशन बेसिकली। तो मुझे ये लग रहा है कि उसकी बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं, चूँकि जमाल साहब ने यहाँ तक की बात पहुँचाई कि वो लोग जो किताब, जब बिल्कुल इब्तिदा में जब ये तमाम बातें लिखी जा रही थी, तो इब्तिदा में हम जो लोग पढ़ नहीं सकते थे वो क्या करते थे, वो सुनते थे। आपको याद होगा कि प्लेटो का जो शाहकार है वो डायलॉग है। उन्होंने कहा था कि एजुकेशन का सबसे बेहतरीन ज़रिया जो है वो डायलॉग है, मकालमा। हमारे यहाँ भी गुरु और शिष्य की चीज़ें, और इन्हीं से सब कुछ चीज़ हमारे यहाँ, जो चीज़ आज की एजुकेशन में जो चीज़ मैं बहुत लैक करता हूँ, जिसका मुझे दुख है, कि आप देखेंगे कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को ओरेटरी या बोलना नहीं सिखाया जाता है, वो सिखाना चाहिए। जी बिल्कुल। अनवर जमाल जी, खलीलुर रहमान जी, आप दोनों ने वक्त निकाला, स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी हमें साउंड एजुकेशन इन इंडिया, स्कोप और चैलेंजेस पर दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो हमने आज जाना कि साउंड एजुकेशन की क्या अहमियत है, क्या उसके इम्प्लिकेशंस हैं, एप्लीकेशंस हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। फ़िलहाल इस पेशकश में इतना ही, और हम आपके लिए और किस तरह के नॉलेज पर प्रोग्राम तैयार करें, आप हमें मशवरा दे सकते हैं। इसके लिए हमारा email ID है hopdurdu@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।